अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की ये वीडियो किसी की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची और सबक आमूज़ कहानी है। कहानी शुरू होने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सहर उर्दू वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको सुनने को मिलती रहे तमाम चैनल अपडेट्स। लोग कहते हैं जिस शादीशुदा औरत की कोख से औलाद ना हो उसकी ज़िंदगी अधूरी होती है, मगर मैं कहती हूँ ऐसा नहीं है। बिन माँ के बच्चे भी बाँझ औरत की अधूरी ज़िंदगी को मुकम्मल कर दिया करते हैं। अदनान बहुत खूबसूरत और तालीम याफ्ता थे। ये रिश्ता मुनासिब था, वालिदैन ने कबूल कर लिया और मेरी इनके साथ शादी हो गई। शादी के बाद मैं इनके हमरा हंसी खुशी रहने लगी। अदनान मुझे दिलो जान से चाहते थे, सास नंदे थी नहीं, हमारी तवज्जो बस एक दूसरे के लिए थी। दिन पर लगाकर उड़ने लगे। मेरी सहेलियाँ जब अदनान को देखती कहती, मियाँ पर नज़र रखा करो, उनकी पुरकशिश शख्सियत पर कोई और न मर मिटे। यूं भी मर्द का इतबार नहीं। तब मैं गुरूर से कहती मुझ जैसी नहीं उन्हें और कोई ना मिलेगी। ये गुरूर अल्लाह को पसंद ना आया। मैं भूल गई कि औरत की खूबसूरती औलाद से होती है। जिस औरत की गोद सूनी हो वो दाग लगे चांद जैसी होती है। शादी को 10 बरस बीत गए, औलाद की नेमत से गोद खाली रही। शुरू में हम दोनों को उम्मीद थी कि अल्लाह ताला हमें इस नेमत से ज़रूर नवाजेगा, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ मायूस होते चले गए। मैं उदास और चुप चुप रहने लगी। शादी के 10 बरस बाद एक रोज़ कहने लगे, छोटे शहर में दिल नहीं लगता, बड़े शहर की रौनकें बड़ी होती हैं। यहाँ रिश्तेदार भी बेऔलाद होने का ताना देते हैं। ज़िंदगी में बोरियत समाती जा रही है। जी चाहता है यहाँ से नकल मकानी कर लें और किसी बड़े शहर में जा रहे हैं। एक दिन दफ्तर से लौटे तो कहा, मैं अपना कारोबार कराची शिफ्ट कर रहा हूँ। एक दोस्त के तवसत से वहाँ ऑफिस मिल गया है। चलो इस रोशनियों के शहर में चलकर अपनी नई ज़िंदगी शुरू करते हैं। मेरा जीना चाहता था कि अपने शहर और मेके वालों से दूर जाऊं, मगर शोहर की ख्वाहिश के आगे बेबस हो गई। उन्होंने समझाया कि माहौल बदलेगा तो हमारी ज़िंदगी में नए रंग भर जाएंगे। शुरू में हम एक पुरसकून इलाके में सुकूनत पजीर हो गए। एक छोटा सा बंगला, काम करने वाली मुलाजमा और मुलाजम लड़का भी बआसानी मिल गए, क्योंकि करीब ही कच्ची आबादी में गरीब कुंबे आबाद थे। मुलाजमा एक 24-25 साल खूबसूरत औरत थी जो बहुत दिलचस्प बातें करती थी। सुबह सवेरे आ जाती और शाम तक मेरे पास होती। वो काम भी अच्छा करती और बातें भी चटपटी करती। इस मुलाजमा का नाम नौशीन था, जिसे मैं नौशी कहती थी। एक रोज़ नौशी आई तो कहा, बीबी एक बात कहनी है, मगर डरती हूँ और बताए बगैर रह भी नहीं सकती। डरो नहीं, जो कहना है कह दो। साहब को पता चला तो मेरी शामत ना आ जाए। नौशी के इस जुमले पर मेरे कान खड़े हो गए। ऐसी क्या बात है, बता दो। साहब को क्यों कर पता चलेगा? जब तक मैं इनको बताऊंगी नहीं, बताओ क्या बात है। कल शाम जब मैं काम करने के बाद निकली तो मेरा शोहर आपके घर के बाहर इंतज़ार कर रहा था। कहने लगा, मोटरसाइकिल पर बैठ जाओ, आज तुम्हें बाजार ले जाना है। मुझे तनख्वाह के अलावा बोनस भी मिला है, तुम्हें नए कपड़े और जूते दिलवा दूँ। काफ़ी दिनों से मैं अपने शोहर बाबर से तकाजा कर रही थी कि मुझे 2 जोड़े और जूते दिलवा दो। इसने जो बाजार चलने को कहा तो मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। जल्दी से मोटरसाइकिल पर बैठ गई। हम तारक रोड गए। वहाँ फुटपाथ पर कपड़ों के ढेर से अपने लिए 2 जोड़े मुंतखब कर रही थी कि हमारे बिल्कुल सामने साहब की गाड़ी आकर रुकी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। इनके साथ एक खूबसूरत फैशनेबल लड़की कार से उतरी। उन्होंने मुझे नहीं देखा और वो जेवरात की एक बड़ी दुकान में चले गए। साहब ने इस लड़की का हाथ पकड़ा हुआ था। मुझ तजस्सुस मारी को चैन न मिला। मैं दुकान के शीशे से इनको देखने लगी। साहब ने सोने की अंगूठी निकलवाई और एक अंगूठी पसंद करके इस लड़की की उंगली में पहनाने लगे। इस खौफ से कि कहीं वो मुझे देख ना लें, फौरन पलट आई। शोहर को बताया तब बाबर ने कहा कि अपनी बेगम साहबा को ये बात हरगिज़ मत बताना, वरना इनका साहब से बहुत झगड़ा होगा। क्या बेगम यूं ही अंधेरे में लुटती रहे? मैं इनको ज़रूर बताऊंगी। तब बाबर ने मुझे समझाया, काम अकल, ऐसी बातों से मियाँ बीवी में प्यार ख़त्म हो जाता है। बाद दफ़ा घर भी उजड़ जाते हैं। खुदा न खास्ता तुम्हारी बेगम साहबा का घर उजड़ गया तो क्या होगा? तुम जिम्मेदार होगी ना। पहले मैंने फैसला किया कि आपको इस बारे में कुछ ना बताऊं। बाबर सही कहता है। अगर आपके शोहर की जगह बाबर मुझसे ऐसा धोखा करता और मुझे इल्म हो जाता तो क्या मैं इसे बख्श देती? रात भर परेशान रही। सुबह फैसला किया आपको ज़रूर बताऊंगी, ताकि वक्त गुजरने से पहले आप अपनी ज़िंदगी की खुशियों को बचाने की तदबीर कर लें। ऐसा ना हो पानी सर से ऊंचा हो जाए। जहाँ मैं नौशी की मशकूर थी वहाँ सख्त सदमे में भी थी। सोच भी ना सकती थी कि अदनान मुझे धोखा दे सकते हैं।
गुमान हुआ कि ज़रूर नौशी की आंखों ने धोखा खा गई होंगी। शायद अदनान जैसा कोई दूसरा शख्स होगा। रात को अदनान घर लौटे तो मैंने उन्हें आड़े हाथों लिया। वो घबरा गए, इनसे झूठ भी नहीं बोला जा रहा था। हकलाने लगे। जब मैंने वसूख से कहा, अगर सच ना बताया तो कसम खाती हूँ कि जान दे दूंगी, तब उन्होंने बता दिया कि एक लड़की मेरे ऑफिस में काम करती थी, वो मुझे पसंद आ गई, मैंने इससे शादी कर ली है। वो एक गरीब घराने की ज़रूरतमंद लड़की थी। चाहता था कि तुम्हें पता ना चले। मैं तुम्हें सदमा नहीं पहुंचाना चाहता था। अब पता चल गया है तो तुम्हारी इजाज़त से इसे घर लाना चाहता हूँ। मुझ पर तो जैसे बिजली गिर गई। सोच भी ना सकती थी कि मुझसे अदनान बेवफाई के मर्तकब होंगे। बेख्तियार ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। वो मुझे रोता छोड़कर घर से चले गए। मैं रात भर अकेली रोती रही। मेरे आंसू पोंछने वाला कोई भी ना था। अगले 2 दिन तक वो घर ना लौटे। तब मेरा दम घुटने लगा। नौशी दिलासा दे रही थी, मगर मुझे कुछ भी अच्छा ना लग रहा था। अदनान के बगैर एक दिन नहीं काट सकती थी। पूजा अब 2 दिन 2 रातें गुजर चुकी थी। मेरी हालत गैर होते देखकर नौशीन बोली, बीबी आप साहब को फ़ोन करके बुला लीजिए। मर्द और शादियां करते ही हैं, खुद पर काबू रखिए। ज़्यादा गुस्सा करेंगी तो इनको खो बैठेंगी। मैं खुद उन्हें बुलाने का बहाना ढूंढ रही थी। लगता था नहीं आए तो मर जाऊंगी। फ़ोन मिलाया, मैंने हेलो कहा और हेलो कहते ही फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने कहा, अगर हौसले से मेरी बात सुनो तो अभी आ जाता हूँ। बोलो, क्या सुन लोगी? सुन लूँगी, मगर फ़ौरन आ जाइए। मेरे लबों से ये अल्फाज बेख्तियार मेरे लबों से ये अल्फाज अदा हो गए। 1 घंटे में वो आ गए। गाड़ी का हॉर्न सुनकर मुझे लगा जैसे मेरे बदन से निकली रूह दोबारा अपने ठिकाने लौट आई हो। नौशी ने गेट खोला और इसे घर जाने में देर हो चुकी थी। गेट खोलते ही वो अपने घर रवाना हो गए। अदनान अंदर आ गए, गले से लगाकर मेरे बालों को संवारते हुए बोले, तुम मेरी ज़िंदगी हो। मारिया से शादी मैंने सिर्फ औलाद के लिए की है। दूसरी शादी का फैसला मैंने खुशी से नहीं किया। अल्लाह ताला ने इस शहर में कारोबार में इतनी बरकत दी है कि पैसा छप्पड़ फाड़ कर मिलने लगा। अल्लाह ताला ने इस शहर में कारोबार में इतनी बरकत दी है कि पैसा छप्पड़ फाड़ कर बरसने लगा। कोई इस दौलत का वारिस तो हो जो हमारे बुढ़ापे का सहारा बने। पगली, मैंने मारिया से शर्त रखी है कि जो पहली औलाद होगी वो मेरी पहली बीवी सलमा की होगी। इस तरह तुम्हारी प्यासी ममता को तस्कीन मिल जाएगी और मुझे वारिस मिल जाएगा। यकीन करो, मेरे और तुम्हारे प्यार में कोई कमी नहीं आएगी, बल्कि ये और बढ़ जाएगा। मारिया की हैसियत मेरे नज़दीक खाक और तुम्हारी हैसियत इसकी मालका जैसी होगी। ये सारी कहानी सुनकर मैं खामोश हो रही। अब कहने सुनने को क्या रहा था। अदनान शादी कर चुका था, मेरी मर्जी से इसे क्या फ़र्क पड़ना था। मुझे ये सोचकर बड़ी वहशत हो रही थी कि अगर अदनान घर से चला गया तो मैं यहाँ तनहा क्यों का सांस ले पाऊंगी। इन तनहा रातों के अंधेरे तो मुझे निकल जाएंगे। बिलाखिर मेरा शरीक ज़िंदगी मारिया को घर ले आया। दिल पर जो गुजरी सो गुजरी, समझौता करने में ही आफियत जानी। मैं बूढ़े माँ बाप पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। मारिया को ऊपर का कमरा दे दिया गया, मगर अदनान ने मुझे नज़रअंदाज ना किया। मुझे पहले से ज़्यादा मोहब्बत दी। मैं बच्चे की पैदाइश का इंतज़ार कर रही थी कि कब मेरे शोहर की औलाद मेरी गोद में आए, जिस शोहर से मैं अब भी वालहाना मोहब्बत करती थी। वो दिन भी आ गया जब मारिया अस्पताल चली गई। इस दौरान अदनान ने मुझे बच्चे के बारे में इतने ख्वाब दिखाए कि लगा मेरी अपनी गोद आबाद होने वाली है। जितने दिन मारिया अस्पताल रही, अदनान घर आना भूल गए। 7 दिन तक मैं बंगले में तनहा इनका इंतज़ार करती रही। 1 हफ्ते बाद वो आ गए। मैं बेख्तियार गेट की तरफ लपकी, मगर मुझे देखकर मारिया ने मुंह फेर लिया। वही मारिया जो मुझे आपा आपा कहते न थकती थी। ये दोनों कमरे में चले गए। मुझे अदनान की आवाज़ सुनाई दी, मारिया बच्चे को मुझे दे दो ताकि मैं इसकी बड़ी अम्मी की गोद में दे दूँ। वो मुंतज़िर है हफ्ते भर से। मगर मेरी सोतन ने यह कहकर जैसे तेज़ खंजर मेरे दिल में उतार दिया, मैं अपने बच्चे पर इस बोझ जली का साया भी न पड़ने दूंगी। मैं सुन होकर रह गई। अदनान बेबस हो गए। मेरे पास आए और धीमी आवाज़ में बोले, दरअसल बच्चे के दूध पीने का वक्त हो रहा है। वो दूध पिला ले तो मैं मुन्ने को तुम्हारे पास लाता हूँ। मुन्ने की पैदाइश से पहले तक अदनान ने मसावत कायम रखी थी, मगर जब से बेटा हुआ वो मेरे पास बेदिली से आधी रात के बाद कमरे में आते। कहते मुन्ना सो नहीं रहा था, मैं इसे बहला रहा था। कुछ दिनों बाद मारिया माँ के घर चली गई। मैं खुश थी कि अब अदनान इसकी गैर मौजूदगी में वक्त मेरे साथ गुजारेंगे, मगर मेरी उम्मीदों पर पानी फिर गया। वो दफ्तर से सीधे उधर चले जाते। कहते मुन्ने की याद सता रही है, सोचा एक नज़र देख लूँ तो घर जाऊँ। यूँ आधी रात को घर पहुँचते। मारिया वापस आ गई। अब ये अक्सर शाम को बाहर जाते। मुझे अदनान कहते,
آج منع کو ڈاکٹر کو دکھانا ہے، آج اس کے کپڑے خریدنے ہیں، آج اسے اس کی نانی سے ملانے لے جانا ہے۔ میں انتظار کرتی رہ جاتی اور یہ ماریا کی ماں کے گھر سے رات کا کھانا کھا کر ہی لوٹتے۔ رفتہ رفتہ انہوں نے میرے ساتھ جھوٹی محبت دکھانا بھی چھوڑ دی۔ اگر کبھی مجھے باہر لے جاتے تو بار بار گھڑی دیکھتے، کہتے جو خریداری کرنی ہے جلد کر لو، گھر میں ماریا اور منا اکیلے ہیں، کہیں ان کو ہماری ضرورت نہ پڑ جائے۔ بچہ چھوٹا ہے، اکیلے ماریا خیال نہیں رکھ سکتی۔ منا پاؤں پاؤں چلنے لگا، میں اسے دیکھتی تو جی کرتا اٹھا لوں، اس کے ننھے منھے وجود سے اپنی گود بھر لوں، مگر بھولے سے اٹھا لیتی تو سوتن اس کو ذرا دیر بعد میرے بازوؤں سے اچک لیتی۔ مسلسل تنہائی نے مجھے ذہنی مریض بنا دیا۔ پہلے تو کسی نے میری ذہنی ابتری پر توجہ نہ دی، جیسے کہ اس مکمل فیملی میں ایک فالتو شے تھی، مگر جب مجھ پر دورے پڑنے لگے تو مجھے میکے بھجوا دیا۔ والدین میرا حال دیکھ کر رو پڑے، مجھے ذہنی امراض کے ماہر ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ اس نے میرا حال سنا، اب وہ اکثر گھر آتا اور مجھ سے دیر تک باتیں کرتا، یوں دل ہلکا ہو جاتا۔ رفتہ رفتہ میری حالت میں بہتری آنے لگی۔ تب اس ڈاکٹر نے کہا کہ آپ عدنان کو بھلانے کی کوشش کریں، وہ طلاق دے تو لے لیں، دوسری شادی کر لیں اور نئی زندگی شروع کر دیں، یہی آپ کے دکھوں کا علاج ہے۔ میں نے کہا عدنان سے طلاق نہیں لوں گی، وہ خود دے دیں تو بھی مجھ سے بانجھ سے کون شادی کرے گا؟ عدنان سے جو درد ملا ہے اب دوسری شادی کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کچھ دنوں بعد ایک لفافہ پوسٹ مین نے لا کر دیا، عدنان کی طرف سے طلاق نامہ تھا اور مجھے ذہنی مریض بتایا گیا تھا۔ والد صاحب نے یہ کاغذات ڈاکٹر صاحب کو جا کر دکھائے، مشورہ لیا کہ مجھے کس طرح آگاہ کیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب نے دھیرے دھیرے حقیقت تسلیم کرنے پر آمادہ کیا، سمجھایا کہ ایک شخص پر زندگی ختم نہیں ہو جاتی، ان کی نظر میں ایک اچھا شخص ہے جو ان کا دوست ہے۔ اس کی بیوی کا کچھ عرصہ قبل انتقال ہوا تھا، 3 چھوٹے چھوٹے بچے ممتا سے محروم ہیں، ان کو ماں کی اشد ضرورت ہے اور بچوں کے باپ کو ایسی خاتون کی تلاش ہے جو ان بچوں کو ماں کا پیار دے سکے۔ باپ کی طرف سے ان بچوں کو پیسے کی کمی نہیں، مگر ماں کا پیار دولت کے بدلے خریدا نہیں جا سکتا، یہ وہی ان کو دے سکتی ہے جس کے اندر خود اولاد اور ممتا کی پیاس ہو۔ ایک دن انہوں نے مجھے ان بچوں سے بھی ملوایا، وہ بہت پیارے پیارے اور معصوم تھے مگر افسردہ سے لگے۔ میں نے پیار کیا تو میرے پاس دوڑے چلے آئے، میں نے انہیں بے اختیار اپنی باہوں میں بھر لیا۔ پھر یہ بچے اکثر میرے پاس لائے جانے لگے، مجھے ان سے پیار محسوس ہونے لگا، مگر دل دوسری شادی پر آمادہ نہ ہوتا تھا۔ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ عدنان کے بدلے کوئی دوسرا شخص اس کی جگہ لے۔ والدین بار بار سمجھاتے کہ وقت کے ساتھ ساتھ سارے زخم بھر جاتے ہیں، ماضی کے ساتھ چمٹے رہنا کم عقلوں کا شیوا ہے، اپنی سوچ کو بدلنے کی کوشش کرو۔ ماں کہتی مرد کو عورت سے محبت نہیں ہوتی، اسے گھر بار سنبھالنے والی کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ عورت مرد سے محبت کرتی ہے تو اس کے لیے لٹ جاتی ہے۔ مجھے اماں کی یہ باتیں گراں گزرتی، مگر رات دن سوچتی تھی کہ آخر عدنان نے مجھے طلاق کیوں دی؟ شادی تو اس نے کر ہی لی تھی، مجھے اپنے نام سے تو محروم نہ کرتا۔ دماغ کہتا اب اسے بھول جا، مگر میرے لیے یہ بہت مشکل تھا، اسے کیسے بھول سکتی تھی جس کے لیے میں نے پہلا سنگار کیا تھا۔ اس نے پہلی بار میرا گھونگھٹ اٹھایا تھا، والدین دیکھ دیکھ کر کڑتے رہتے اور میں اسی کے خیالوں میں گم رہتی تھی جو میری روح میں سمایا ہوا تھا۔ اپنی بے وفائی کے باوجود بھی میرے دل پر اسی کا راج تھا۔ بالآخر انہی بچوں نے مجھے ان سوچوں سے نکالا۔ انہیں ڈاکٹر صاحب گھر مجھ سے ملانے لاتے تھے، میں ان کے بارے میں سوچنے لگتی تھی، وہ نہ آتے تو اداس ہو جاتی۔ ڈاکٹر نے اپنے پیشے کا حق ادا کر دیا اور میں پھر سے نئی زندگی کی طرف لوٹ آئی، ایسی زندگی جو بے مقصد نہ تھی، جس کا کوئی مقصد تھا۔ وہ یہ سب میرے والد کی التجا پر کر رہے تھے جو بوڑھے ہو چکے تھے اور میرے مستقبل کی طرف سے فکر مند تھے، مگر میں خود سے غافل عرصے تک گیلی لکڑی کی مانند عدنان کی یاد میں سلگتی رہتی تھی۔ عورت بانجھ ہو تو مرد کو اختیار ہے وہ دوسری شادی کر لے یا اسے طلاق کے کاغذات تھما دے، اس کی زندگی برباد کر دے، لیکن مرد اگر بانجھ ہو تو عورت کیا کرے؟ اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ والد صاحب نے بالآخر ایک فیصلہ کر لیا، انہوں نے عامر کو میرے لیے پسند کر لیا اور مجھے اپنے آنسوؤں سے آرام کیا۔ میں سر جھکانے پر مجبور ہو گئی۔ وہ دل کے مریض تھے، میں ان کو دھچکا نہیں پہنچانا چاہتی تھی۔ وہ گراں بار گھڑی بھی آ گئی جب میں عدنان کی یادوں سے دل کا دامن بھرے عامر کی منقوہ بن گئی۔ اس کے 3 بچوں کی ماں کا روپ دھار لیا۔ ان بچوں کی معصوم باتوں نے رفتہ رفتہ میری سوچوں میں شہد گھولنا شروع کر دیا۔ سوچوں کی کیفیت بدلنے لگی، حالات بدلنے لگے۔ عامر بہت اچھے انسان تھے۔ جب میں نے ان کے بن ماں کے بچوں کو سینے سے لگایا تو وہ میرے قدموں میں بیٹھ گئے۔
इतने शुक्रगुजार हुए कि मैं रो दी। मेरी प्यासी ममता को मासूम मोहब्बतों ने सिराब कर दिया था। वो मुझे माँ समझ बैठे और मुझे भी ज़िंदगी के किसी मोड़ पर ये महसूस नहीं हुआ कि ये मेरे बच्चे नहीं हैं। आज मैं जहाँ जाती हूँ मेरे ये बच्चे मेरे साथ जाते हैं। मैं इनके बगैर नहीं रह सकती और ना ये मेरे बगैर रह सकते हैं। मैं इनके बगैर अधूरी हूँ और ये मेरे बगैर नामुकम्मल हैं। बेवफा अदनान को भूलकर मैं बहुत खुश हूँ। वो खुशी जिसके लिए मैं तरस रही थी, आमर के बच्चों ने वो खुशी मेरे दामन में भर दी। अब मैं बांझ रही हूँ, ना आमर के बच्चे बिन माँ के कहलाते हैं, क्योंकि हर औरत के अंदर एक माँ पोशीदा होती है जिसको बस दरियाफ्त करने की ज़रूरत होती है। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए।